हेलो एवरीवन, देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदू लॉ के लिए। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप अच्छे से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम पास कर जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, डिस्कस वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इन डिटेल्स। हिंदू लॉ के जो सोर्सेस हैं और स्कूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोर्सेस। जब हिंदू लॉ डिराइव्ड हुआ, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई, कहाँ से, जब कोडिफाइड लॉ नहीं था या पर्सनल लॉ जब नहीं बने थे उससे पहले तक कैसे चीज़ें सोसाइटी में हुआ करती थी, किन बेसिस पे निर्णय लिया जाता था समाज में, या फिर सोसाइटी उस टाइम पर किस तरीके से रेगुलेट होती थी, वो एंशिएंट टाइम पे हमें देखने को मिलता है। यानी कि प्राचीन सोर्सेस को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब होता है जिसे सुना गया, यानी कि श्रु मतलब सुनना, टू हेयर। तो जैसे कि वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि जो आपके उपनिषद से डील करता है और सिग्निफाई करता है रिलीजियस राइट को, और आपके अदर आपके रिलीजन रिलेटेड आपको नॉलेज देता है एंड सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे अगर इजी तरीके से आपको समझना है तो आप श्रुति को ऐसे समझें कि सबसे प्राचीन और सुप्रीम सोर्सेस ये माने जाते हैं, और वेदास को श्रुति कहा जाता है। ऐसे भी इस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स आप नीचे लिख सकते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। सेकंड हम देखते हैं स्मृति। स्मृति को हम धर्मशास्त्र या लॉ बुक्स कह सकते हैं, लाइक मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। इतना डीप अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। उसके बाद थर्ड नंबर हमें मिलता है कमेंट्रीज़ का। कमेंट्रीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमेंट्रीज़ हमें दो मिली हैं, मिताक्षरा एंड दयाभागा। और मिताक्षरा और दयाभागा को हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, और ये इसी को आप वेरियस जब सोर्सेस लिखने के लिए आते हैं तो मिताक्षरा और दयाभागा को आप मेंशन कर सकते हैं। उसका ये बेनिफिट है कि दोनों एक कमेंट्रीज मिताक्षरा और दयाभागा दोनों जगह आपका इक्वल आपको मार्क्स दे देता है, क्योंकि सोर्सेस में भी आता है और स्कूल्स में भी आता है। और इन्हीं को जो स्मृति पे जो डाइजेस्ट लिखी गई ना, उसी का ये जो कमेंट्री आई उसी को हमने मिताक्षरा और दयाभागा बोला। मतलब स्मृति पर जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया, जो उसका कंक्लूजन निकला, क्योंकि इनने लास्ट टाइम पे अलग अलग स्कूल्स को फिर जन्म दिया, ये कह सकते हैं। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कमेंट्रीज। उसके बाद अब हम देखते हैं कस्टम्स। कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज, लॉन्ग टाइम से जो फॉलो करते आ रहे हैं किसी एक रीजन में, किसी एक एरिया में, या किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल में, यानी कि कुछ समूह के लोग जिस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, अगर हम सिर्फ हिंदूज़ की ही बात करें तो हर जगह के रीति रिवाज, हर तरीके के अगर कुछ रिचुअल्स भी होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो वो कस्टम्स होते हैं। तो अपने अपने रीति रिवाज जो फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने एरिया के कंफर्ट और जो रीज़न के हिसाब से वो कस्टम बन गए, और वहीं से ये सोर्सेस निकल के आते हैं कि ये भी कस्टम जो लोकल रीति रिवाज थे उनको भी लॉन्ग टाइम से अगर फॉलो किया गया है तो इस प्रैक्टिस को भी वेरियस स्कूल्स के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न सोर्सेस। मॉडर्न सोर्सेस में हम सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल डिसीजन, यानी कि कोर्ट के जो भी जजमेंट्स थे और जो भी हिंदूज़ के ऊपर अप्लाई किए गए थे, जो भी उनकी एक्ट्स बाद में बने, और लेजिस्लेशन ने पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए गए, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं यानी कि ये मॉडर्न सोर्सेस के अंदर आते हैं, जुडिशियल डिसीजन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये आपको लॉ के जुडिशरी के द्वारा जो भी डिसाइड किया गया है वो आपको जुडिशियल डिसीजन के अंदर आता है। लेजिस्लेशन जो भी मैंने अभी एक्ट के नाम बताए वो सारे लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस की बात करें तो यानी कि गुड फेथ में जब कोई क्लियर स्पेसिफिक रूल ना हो, कोर्ट को फेयरनेस या अदर जो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल, अच्छे लोग अच्छी इंटेंशन के साथ जो डिसीजन लेते हैं, ये हम इसको कह सकते हैं। तो वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस
कंसाइंस के बेस पे वो डिसीजन होता है। उसके बाद हम करते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मिताक्षरा स्कूल, उसके बाद हम देखेंगे दया भागा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल जो है वो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली और इसमें जो राइट हैं वो बर्थ से ही मिल जाते हैं। इस मिताक्षरा स्कूल के अंदर जो भी डिराइव है उसमें जो भी राइट्स हैं वो बर्थ के इंसान के जन्म से ही मिल जाते हैं और इसमें जॉइंट फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। और इसके कुछ सब स्कूल्स भी होते हैं, बनारस, मिथिला, बॉम्बे स्कूल, द्रविड़ मद्रास स्कूल। तो इतना डीप हमें नहीं जाना है, बट मैं नॉलेज के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको बस फ्यूचर के लिए भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है हमारी लाइफ में, बट किताबों से पढ़कर और एग्जाम्स में लिखने के लिए ये थ्योरी थोड़ा सा डीप हमें समझ आनी ज़रूरी है। अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं तो फिर क्यों छोड़ें, राइट। तो सेकंड है दया भागा। इसमें जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो बर्थ से डायरेक्ट नहीं मिल जाते हैं और कुछ रीज़न में ये फॉलो हुआ करता था। जितना मुझे, अगर मैं श्योर हूँ तो बंगाल एंड आसाम की तरफ ज़्यादा फॉलो ये हुआ करता था और वुमेन को जो है इसमें बेटर राइट मिलते थे। साथ ही साथ फादर की अगर जो प्रॉपर्टी जिसको इनहेरिट करनी होती थी उसके फादर की डेथ के बाद ही उसको राइट मिलता था इस स्कूल के अंतर्गत। और अगर कुछ बाय द टाइम फ्लो में अगर कुछ वर्ड्स की मिस्टेक होगी तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना जो डेटा है वो 100% ठीक लेके आ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, What do you mean of nullity of marriage? Discuss the concept of voidable marriage. Void, valid और voidable, ये तीनों का मतलब आपको लॉ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक से साइड हटके ये बता देती हूँ। voidable वो होता है जो है, यानी कि जो विवाह मान्य है बट कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाई जा सकती है, यानी कि कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है या कोर्ट उससे डिसएग्री कर सकता है कि ये इस तरीके से मान्य नहीं होगा। वैलिड वो होता है जो विवाह मान्य है और वॉइड वो विवाह है कि हमारे हिंदू लॉ के हिसाब से वॉइड वो वर्ड है जो मान्य नहीं हो सकता है, यानी कि वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल, इन तीनों का आपको ब्रीफ में मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज की हम बात करें कि शादी के लिए क्या ग्राउंड्स हैं एक वॉइडेबल मैरिज होने के लिए, और नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। नलिटी का मतलब ये हो जाता है सीधा सीधा कि कोर्ट के द्वारा ये शादी जो है, ये विवाह जो है वो डिक्लेयर ही नहीं होता है, यानी कि कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये वैलिड नहीं है। इसके लिए ना ही कोर्ट के कोई जो डिग्री होती है, नलिटी की डिग्री होती है, वो कोर्ट पास करता है कि ये शादी वैलिड नहीं है। इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे कि वॉइड और वॉइडेबल मैंने बताया, फिर और जो थर्ड वन है वो तो वैलिड है, वो उसका उतना मैटर नहीं है। बट इसको हम सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज को देखते हैं, यानी कि नलिटी ऑफ मैरिज को सेक्शन 11 में हम देखते हैं। मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड करना भूल गई हूँ, बट आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 11 और 12 में हम देखते हैं वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में। आई रिपीट अगेन, वॉइडेबल मैरिज होती है सेक्शन 10 में और वॉइड मैरिज यानी कि नलिटी ऑफ मैरिज का जो सेक्शन है सेक्शन 11 है। इतना एग्जाम में ये पूछता नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद जो वॉइडेबल मैरिज होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं होती हैं। यह अग्रीव पार्टी जो होती है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से, कोर्ट में जाकर इसे कैंसिल करवा सकते हैं। यानी कि वही बात है कि स्टार्टिंग में आपको विवाह, आपने शादी किया और बाद में आपका मन नहीं किया तो आपने उसको वॉइडेबल वहाँ से करा लिया कि कोर्ट ने कहा कि हाँ अब आप साथ नहीं रह सकते हो, या फिर लॉ के अराउंड ऐसे कुछ रूल्स और ग्राउंड्स थे, उसमें आप फिट नहीं बैठे तो आपकी शादी वॉइडेबल हो जाती है। सिंपल सी बात है। उसके बाद ग्राउंड्स हम सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ग्राउंड्स इम्पोर्टेंसी हो जाए, पहला आप देख सकते हैं, अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई इम्पोर्टेंट हो, मैरिज के टाइम भी या पिटिशन फाइल करते वक्त भी। इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में वो सक्षम नहीं है, दोनों में से। अगर ये आप फर्स्ट वन देख सकते हैं,
अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में सक्षम नहीं है, अगर वो उससे डिनाई कर देता है, दोनों में से, सिर्फ एक ही नहीं, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, पति या पत्नी में से अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में असमर्थ होते हैं तो इम्पोर्टेंसी कहलाई जाती है। अनसाउंड माइंड देख लेते हैं, यानी कि पति पत्नी में से किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो एक डाइवोर्स का वैलिड ग्राउंड बनता है। और मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र अगर शादी से पहले कर रहा हो, यानी कि जो विवाह है वो शादी से विवाह हो गया लेकिन पता नहीं चला, तो भी आप कर सकते हो। अगर शादी के बाद अनसाउंड माइंड का कोई भी हो जाता है दोनों कपल में से, तो वो डाइवोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या इंसेनिटी जो भी उनको हो जाता है। उसके बाद कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड, या किसी फ्रॉड, झूठ बोल के, या किसी दबाव में, या किसी धोखेबाजी करके, या कोई फैक्ट स्पेसिफिक हाइड कर दिया। सोचिए कि अगर लड़की या लड़के में से किसी को लाइलाज बीमारी थी और उस बीमारी का जो है इलाज अभी कुछ भी नहीं है और बहुत मुश्किल है, या डेथ हो सकती है, तो फिर ये फ्रॉड की उस कंडीशन में आ सकता है। या फिर ऑलरेडी अडल्ट्री की गई हो, या फिर अदर कोई इसमें जो फैक्ट निकल के आया हो, लाइक कुछ भी हो सकता है फ्रॉड में। या वो लड़का जो पहले से मैरिड हो या लड़की पहले से मैरिड हो, तो या फिर डाउरी का हो, पैसों का लेन देन हो, उस वजह से पैसे के लिए शादी कर ली हो, लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा हमें डाउरी की डिमांड करके शादी कर ली हो, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में अगर हम देखें तो ये आता है फोर्स और फ्रॉड की कैटेगरी में। उसके बाद कोई भी आइडेंटिटी छुपाना, या फिर मतलब मैंने आपको सारे ग्राउंड्स बता दिए जितने हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके, इसमें क्या है कि पिटिशन आपको 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है। जो आपको फ्रॉड के बारे में अगर पता चल जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर आप फाइल करके डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी बाय अनदर पर्सन, अगर लड़की प्रेग्नेंट है, हस्बैंड को नॉलेज नहीं है, और जब हस्बैंड को नॉलेज होती है तो वो डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर लड़की पहले से ही, महिला पहले से ही प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के साथ साथ उसने किसी और से शादी कर ली है, तो उस पुरुष के पास एक वैलिड रीज़न बनता है डाइवोर्स लेने का। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल गार्जियन इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर? नेचुरल गार्जियन किसे कहते हैं? हिंदी में इसको इस तरीके से आता है क्वेश्चन, हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप नैसर्गिक संरक्षण करके इस तरीके से कुछ लिखा होता है कि और एक माइनर की प्रॉपर्टी के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो सेक्शन 4C और सेक्शन 6 में इसका हमें ब्रीफ मिल जाता है, आप डायरेक्ट में देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन केस ऑफ हिंदू बॉय एंड अनमैरिड गर्ल। तो जब हिंदू बॉय या अनमैरिड गर्ल का कॉन्सेप्ट है तो उसमें क्या होता है कि इसमें पिता ही इनके नेचुरल गार्जियन रहेंगे। अनमैरिड गर्ल में अगर शादी हो जाती है तो फिर हस्बैंड रहेंगे या हस्बैंड की फैमिली में से कोई एक रहेगा, वैसे हस्बैंड ही रहता है मैरिड गर्ल का। तो इसमें अगर फादर नहीं है तो मदर रहेगी इन केस ऑफ हिंदू बॉय एंड मैरिड गर्ल में। उसके बाद आता है इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड में, और मदर्स फर्स्ट गार्जियन रहेंगे, उसके बाद फादर रहेंगे। और उसके बाद इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल, लड़की की शादी हो गई और माइनर गर्ल है तो उसमें हस्बैंड इज़ द नेचुरल गार्जियन। और इसमें जो पावर दी गई है नेचुरल गार्जियन की सेक्शन 8 में, इसमें जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं माइनर के रिगार्डिंग माइनर्स प्रॉपर्टी, इसमें नेचुरल गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है, लेकिन अनलिमिटेड पावर उनको नहीं होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी के लिए कुछ पावर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल पावर। जनरल पावर माइनर के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है, कोई मैनेज कर सकता है, लाइक जो उनके गार्जियन होंगे ना, उनमें से उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी मैनेज करता है जैसे ही। और उससे अगर इनकम आ रही है, अगर कोई ज़मीन है उसको उसने रेंट पे चढ़ा दिया और जो भी इनकम आ रही है उसको कलेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उस पर वो कब्जा नहीं कर सकता है और बिना कोर्ट की परमिशन के उसको वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है। अगर माइनर, और जैसे ही माइनर मेजर हो जाता है तो वो उसको अपने उसमें ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, जो
इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल नहीं, इमूवेबल। जैसे इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको किसी ज़मीन की बात करी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ऐसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो वही है कि उसको माइनर सेल नहीं कर सकता है, गिफ्ट नहीं कर सकता है, मॉर्गेज नहीं कर सकता है और एक्सचेंज भी नहीं कर सकता है। और लीज 5 साल से ज़्यादा माइनर की मेजोरिटी के बाद 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं दे सकता है। तो ये इसके ग्राउंड्स हैं। और उसके बाद अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इफ़ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विदाउट कोर्ट परमिशन, यदि कोर्ट की बिना परमिशन के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया तो ऐसा ट्रांसफ़र जो है वॉइडेबल होता है, कोर्ट के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। माइनर मेजॉरिटी के बाद इसे कैंसिल कर सकता है। और यानी कि अगर कोई माइनर था, उसके किसी गार्जियन ने वो प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन उसका राइट बनता है मेजॉरिटी में आने के बाद कि वो उसको कैंसिल कर दे। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो गीता हरिहरन वर्सेस RBI 1999 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मदर भी नेचुरल गार्जियन हो सकती है। मैंने गलत प्रोनाउंस किया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, गीता हरिहरन करके इसमें मुझे जितना याद है कुछ ऐसा केस है, आप एक बार गूगल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेचुरल गार्जियन का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको पता होना चाहिए, नेचुरल गार्जियन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, बट आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल गार्जियन जो है माइनर के वेलफेयर के लिए एक्ट करता है। प्रॉपर्टी के मामले में उसकी पावर रिस्ट्रिक्टेड है और कोर्ट सुपरविजन के अंदर ही जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है मेजॉरिटी के दौरान, वो कोर्ट के सुपरविजन में होता है। यानी कि प्रॉपर्टी से इसका लेन देन उतना है नहीं नेचुरल गार्जियन का, क्योंकि नेचुरल गार्जियन के पास इतना ही हक है कि उसको कुछ भी उसमें से जो अगर बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं तो उसको ले सकता है, लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता है, उस पर कोई गलत काम नहीं कर सकता है और उसको कब्जा नहीं सकता है, क्योंकि एट द एंड माइनर के मेजर होने के बाद वो प्रॉपर्टी उसी के पास आनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन ओवर विच अ हिंदू वुमेन हर एब्सोल्यूट राइट। ओके, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि लैंग्वेज का कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है। ओके, ठीक है, तो हम इसको समझेंगे स्त्रीधन के बारे में। स्त्रीधन क्या है और एक महिला का उस पर एब्सोल्यूट राइट होता है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, स्त्रीधन का मतलब ही है वुमेन्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ थ्योरी मैंने लिखा भी है। स्त्रीधन इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन ओवर विच शी हैज़ एब्सोल्यूट ownership, control and disposable right under section 14 of the Hindu Succession Act 1956। और दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एनी प्रॉपर्टी पोजेस बाय अ हिंदू फीमेल, फीमेल का यहाँ पे ये फीएल लिखा हुआ है, आप इसको फीमेल समझे, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। फीमेल बिकम्स हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एक महिला के द्वारा उस पोजेस की जा रही है और उसको विवाह के दौरान दी गई है, उसमें पूरा ओनरशिप का राइट है, कंट्रोल है और उसको डिस्पोजल राइट भी उसी के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ एक उसकी वो पूरा पोजीशन लेने का उसको अधिकार है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकती है। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। स्त्रीधन जो होता है ना, वो प्रॉपर्टी होती है जो विवाह के समय मिलती है या विवाह से पहले मिलती है। यानी कि किसी की शादी हो रही है, वो दूसरे घर में या दूसरे एरिया में जा रही है, बट उससे पहले कुछ ज्वेलरी, कोई ज़मीन, कोई कीमती सामान या कुछ भी XYZ जो वो लड़की है महिला को दे दिया गया, तो वो उसका स्त्री धन कहलाया जाता है। तो ये कब कब दिया जा सकता है वो हम समझ लेते हैं। बिफोर मैरिज दिया जा सकता है, शादी से पहले दे सकते हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज विवाह के दौरान दे सकते हैं, और विवाह के उपरांत यानी कि आफ्टर मैरिज भी दे सकते हैं। और कौन कौन दे सकता है? उनके फ्रेंड्स दे सकते हैं, एक महिला के फ्रेंड जिसका विवाह होना है, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, उसका पति, उसके पेरेंट्स, या फिर कोई भी उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे कुछ भी दे सकता है, वो स्त्री धन कहलाता है। उसके बाद स्त्री धन पर सिर्फ जो हिंदू वुमेन है उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप का राइट होता है। और इसमें जो एंशियंट सोर्सेस है ना, याज्ञवल्क्य, जो मैंने आपको मिताक्षरा दयाभागा बताया, उसमें भी इसके काफ़ी हमें जो टेक्स्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्रीफिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और अगर डीप में जाते हैं
तो हम ये समझेंगे कि अगर एब्सोल्यूट राइट की बात लॉ कर रहा है तो वो किस तरीके का एब्सोल्यूट राइट है। क्या सिर्फ वो उसको इंजॉय कर सकती है या फिर उसको और भी राइट्स मिलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर एब्सोल्यूट राइट की बात है तो फुल पावर मिलती है उसको, वो बेचे, उसको गिफ्ट कर दे, उसको ट्रांसफ़र कर दे, उसको मॉर्गेज कर दे, या फिर टेस्टामेंट्री पावर, या अपने फ्यूचर के लिए वो उसको विल बना दे, है ना। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उसको पढ़ेंगे। टीपीए ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट में टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अब बहुत ब्रीफ में पढ़ाया जाता है और आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, पूरा कंप्लीट उसको एब्सोल्यूट पावर मिल रही है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर डिस्क्वालिफाइड हायर्स, यानी कि डिस्क्वालिफाइड हायर्स कौन हैं। उत्तराधिकार में जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, उसमें डिस्क्वालीफाई कौन हो जाता है, किसको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं मिलेगा। मेन सेक्शन इसमें है सेक्शन 24, 25, 26 एंड 27 में। इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है सक्सेशन एक्ट के अंदर ये मिलता है, और साथ ही साथ इसमें जो मेन 24 सेक्शन 24 है ना, वो रिपील हो गया था 2005 में, ठीक है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन का मर्डर कर देता है, कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट करता है, तो वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। और इसमें सबसे प्रिंसिपल जो वर्क करता है, नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, मतलब कि आप खुद से गलत किया है और खुद ही की गलत का फ़ायदा आपको खुद ही मिल रहा है, आप किसी के लिए गलत कर दे रहे हो, इनहेरिटेंस आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे पिता की संपत्ति है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पिता की संपत्ति है और बेटे को ऐसा था कि पिता की डेथ तो अभी नहीं होने वाली है, या पिता तो अभी जवान है, आजकल बहुत होता है अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उन्होंने पैसे के लिए हत्या कर दी या प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दी, तो ऐसे में जो इनहेरिटेंस का राइट है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, कि अगर तुम गलत कर रहे हो, लॉ कहता है कि आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, कि आपने अपने फ़ायदे के लिए किसी की हत्या कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये रहता है। ओके, तो इसमें क्या है कि जो सेकंड हम देखते हैं, अगर कोई हिंदू किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका राइट इनहेरिटेंस का ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके चिल्ड्रन जो नॉन हिंदू हैं वो हिंदू रिलेटिव की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। अगर चाइल्ड जो बच्चे होंगे तो वो नॉन हिंदू हैं, लेकिन वो जो उनके रिलेटिव या उनकी मदर साइड से या कोई भी उनको गिफ्ट या प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए दे रहा है, सक्सेशन के अंदर वो आते हैं, उस एक्ट से गवर्न होते हैं, वो रूल्स उनके अंदर फॉलो होते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन ध्यान देना है कि जब वो बच्चे पैदा हुए होंगे ना, तो उस टाइम पे वो हिंदू ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि पिता के कन्वर्जन के बाद वो उन पे फिर हिंदू लॉ लागू हो रहा है, नहीं। पहले वो हिंदू थे, बच्चे पैदा हुए, एक पिता से 2 बच्चे पैदा हुए, तो बाद में पिता ने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो जो उनके बच्चे हैं उन पे जो प्रॉपर्टी इनहेरिट वो कर सकते हैं। लेकिन बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे, उससे पहले ही उनने दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, तो वो है उनको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं, ओके, एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। सेपरेशन कैसे ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो लर्नर्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सेपरेशन अलग चीज़ है, डाइवोर्स अलग चीज़ है। सेपरेशन कैसे है कि कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे आप अपने पति से अलग रह सकते हैं, आप अपनी वाइफ से अलग रह सकते हैं, तो वो आप, लेकिन होती आपकी जो विवाह है, विवाह नहीं टूटा है, बट आपने अलग रहना स्टार्ट कर दिया है। दोनों में से आपको कोई मेंटेन, आपका अगर एक लड़की ने, एक महिला ने सेपरेशन लिया है तो उसके बच्चों के लिए और उसके लिए भरण पोषण उसको मिलता रहेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रहे हैं, इसे कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। लेकिन पिटीशन गई है सेक्शन 13 और 13B के अंतर्गत, कहाँ पे, कोर्ट पे।
किसकी चीज़ की, तलाक के लिए। तो वो है आपका जुडिशल सेपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ तलाक, यानी कि डाइवोर्स। तो डाइवोर्स और जुडिशल सेपरेशन को स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेम सेम लगता है, बट सेम नहीं है। बट हाँ, ग्राउंड्स सेम है, ग्राउंड्स कुछ हद तक सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड्स ऑफ जुडिशल सेपरेशन अडल्ट्री है, क्रूएल्ट्री है, कन्वर्जन है, अनसाउंड माइंड है, वेनरल डिजीज है, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, एंड नॉट हियर्ड अलाइव फॉर 7 ईयर, डिजर्सन है। तो ये सारे सेम चीज़ ग्राउंड्स जो बनते हैं ना वो डाइवोर्स के भी बनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सेम लगता है जुडिशल सेपरेशन। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी ग्राउंड्स हैं, तो मैं कंबाइंड बता रही हूँ आपको। ओके, अडल्ट्री, सबसे पहले हम देखेंगे अडल्ट्री को। अगर महिला या पुरुष के द्वारा अडल्ट्री कर दी गई है तो एक वैलिड ग्राउंड बनता है कि आप जुडिशल सेपरेशन या डाइवोर्स ले सकते हैं। अडल्ट्री के जो अंदर है वो अगर अपनी इच्छा से उन्होंने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया हो, या अपनी इच्छा से वो किसी अदर इंसान के साथ रहना चाहते हो और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो जो भी उनके अपनी विल से उन्होंने किया है, तो ये दोनों पे लागू होता है। तो एक वैलिड ग्राउंड सेपरेशन का और डाइवोर्स का बनता है। उसके बाद क्रूएल्टी, लाइक फिजिकल टॉर्चर या फिर मेंटल टॉर्चर, क्रूएल्टी में दोनों आते हैं, या फिर कोई फ्रॉड। तो अगर दोनों में से ये कोई फेस करता है तो जुडिशल सेपरेशन या डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। उसके बाद आता है कन्वर्जन। महिला या पुरुष में से, दोनों में से कोई एक ने अपना रिलीजन चेंज कर दिया हो। उसके बाद आता है अनसाउंड माइंड, इंसेनिटी हो गई हो महिला या पुरुष में से किसी से। बार बार मैं महिला पुरुष इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो अगर जैसे अभी बीएसए, बीएनएसएस और जो न्यू लॉ डिराइव हुए हैं अभी, जो भी उसमें चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि गर्ल्स के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और बॉयज़ सेफ्टी के लिए नहीं है। वो मैं एग्री कर रही हूँ, बट हम अभी पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं और उसमें मैं बार बार महिला पुरुष आपको बताते जा रही हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ जो डाइवोर्स के राइट्स हैं वो महिला को ही मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं महिला पुरुष आपको दोनों नाम लेके स्पेसिफिक बता रही हूँ। अनसाउंड माइंड में इंसेनिटी हो जाए या सीरियस कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, उस इंसान के साथ, महिला या पुरुष दोनों में से किसी के साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो आपके पास वैलिड ग्राउंड बनता है, आप सेपरेशन ले लो या फिर डाइवोर्स ले लो। उसके बाद आता है वेनरल डिजीज़। वेनरल डिजीज़ में क्या रहता है कि कोई ऐसा डिजीज़ जो कम्युनिकेबल हो, सेक्सुअल डिजीज़ के अंदर, जो अगर कोई बहुत भयंकर डिजीज़ हो गया हो तो आपके पास राइट है कि आप अब अलग रह सकते हैं या फिर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद नॉट हेयर्ड अलाइव फॉर 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आप मतलब ऐसा प्रिजम्पशन ऑफ द डेथ, ऐसा हमें लग रहा है कि मृत्यु हो चुकी है या फिर उनने संन्यास ले लिया है, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, या तो वो नहीं आना चाहते हैं नॉर्मल सोसाइटी में, ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। तो वैलिड एक रीज़न बनता है डाइवोर्स का और जुडिशल सेपरेशन का। उसके बाद 2 साल तक बिना रीज़न के आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, डेजर्सन। 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, 2 साल तक का टाइम हो गया है और आप में कोई बातचीत नहीं है या फिर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने छोड़ दिया है, तो उसको कहते हैं डिजर्सन। एक वैलिड रीज़न है जुडिशल सेपरेशन एंड डाइवोर्स का। ये सेम अगर डाइवोर्स का लिखने का आता है ना, वैलिड ग्राउंड्स ऑफ जुडिशल सेपरेशन मैंने जो लिखा है, इसको आप सेम वैलिड ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स में लिख के आ सकते हैं और कंप्लीट नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने डबल ये रिपीट नहीं किया, मैं बार बार आपको जुडिशल सेपरेशन और डाइवोर्स स्पेसिफिक मेंशन करके बता रही हूँ। उसके बाद सेक्शन 13B जो आता है उसमें ये रहता है कि हस्बैंड और वाइफ अब दोनों अपनी आपसी सहमति से कोर्ट में जाएंगे। 13B, सेक्शन 13B, ये मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें क्या रहता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाता है कि आपसी सहमति है, हमें जो भी है उनका अगर सेटलमेंट जो जैसे भी होना है, या तो कुछ वो भरण पोषण का कुछ अमाउंट लेके महिला या पुरुष अलग हो सकते हैं, या फिर कई बार वो ऐसे होते हैं कि आपसी सहमति से जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल इजी कंसेंट होता है कि नहीं बन रही है आपस में, और
1 साल से वो अलग हैं और जॉइंट पिटिशन वो फाइल करते हैं और उनको करीब करीब 6 मंथ के अंदर एक कूलिंग पीरियड मिलता है। अगर उनका मन हो तो वो साथ रह सकते हैं, अदरवाइज फिर उनको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है। तो एक ईजी वे रहता है, सेक्शन 13B के अंदर वो लोग फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन अंडर अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अडॉप्शन का टॉपिक है ना, मुस्लिम लॉ में भी, अभी हिंदू लॉ चल रहा है, मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं अभी दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहिए, बट फॉर नॉलेज में ये बता रही हूँ कि जो एडॉप्शन का जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है मुस्लिम लॉ में। तो मैं आपको बताती हूँ, मुस्लिम लॉ में भी अडॉप्शन के कुछ ग्राउंड्स हैं, बट वहाँ पे प्योर अडॉप्शन नहीं होता है। हमारे हिंदू लॉ में क्या है कि हम अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उसको प्रॉपर इनहेरिटेंस के राइट मिलते हैं सारे। वो जैसा आपका बर्थ दिया हुआ चाइल्ड रहता है वैसे ही उसको सारे राइट मिलते हैं, बट मुस्लिम लॉ में कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। और कुछ अडॉप्शन के कुछ उसमें ग्राउंड्स हैं, उसमें कंप्लीट अडॉप्शन नहीं है। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर देख लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो टॉपिक पे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 एसेंशियल ऑफ वैलिड अडॉप्शन हम देखेंगे। जो मेन है ना अडॉप्शन, जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर गवर्न होता है, इसमें क्या रहता है कि एक वैलिड अडॉप्शन कैसे है, मतलब आप किसको वैलिड अडॉप्शन मानेंगे। वैलिड अडॉप्शन अगर होना है तो कौन अडॉप्ट करेगा, क्या कैपेसिटी होगी, क्या राइट्स होंगे, या फिर क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, इसके बारे में इसके अंदर डिस्कस करना होता है। जो लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा लीगल और एडवांस लैंग्वेज में मैं नहीं बता रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि एट द टाइम एग्जाम में आप आराम से सुना हुआ जो मैंने आपको बताया हुआ है ना, ये सुन के ही आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहला देखेंगे, एन अडॉप्शन इज वैलिड ओनली इफ द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड द राइट टू अडॉप्ट। ओके, इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अडॉप्टिंग द कैपेसिटी एंड राइट टू अडॉप्ट, कि जो अडॉप्ट कर रहा है, जो अडॉप्ट उसके पास क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या क्या राइट होना चाहिए, वो हम देखेंगे। जो कैपेसिटी होनी चाहिए मेल हिंदू की अडॉप्ट करने के लिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए और वो माइनर नहीं होना चाहिए, और उसकी वाइफ अगर लिविंग है तो उसका कंसेंट होना चाहिए। अगर वाइफ का कंसेंट नहीं होता है तब क्या हो सकता है, तो अगर मतलब एक हस्बैंड ही सिर्फ अपनी मर्जी से चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता है, उसमें वाइफ का कंसेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू अडॉप्ट, अगर कोई फीमेल हिंदू अडॉप्ट करना चाहती है, इसमें थोड़ा महिला को ये हो जाता है कि महिला आराम से अडॉप्ट कर लेती है। फीमेल हिंदू कैन अडॉप्ट इफ सी इज़ साउंड माइंड, सी इज़ नॉट अ माइनर, मतलब वो 18 साल से ऊपर की एज की होनी चाहिए, वो अनमैरिड होनी चाहिए, विडो होनी चाहिए, मैरिड भी हो जाएगी, चल जाएगा, हस्बैंड होना, हस्बैंड हो या ना हो वो ले सकती है, और साथ ही साथ डाइवोर्सी भी है तब भी वो एक बच्ची को गोद ले सकती है, बच्चे को गोद ले सकती है। ये फीमेल को राइट मिलता है, यानी कि फीमेल को इसमें ज़्यादा राइट मिलते हैं। उसके बाद इसमें मेन ये होता है कि एक जो फीमेल है वो तब भी एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती है जब हस्बैंड की जो लाइफ टाइम जो एक्सेप्शंस कुछ अप्लाई उसमें हस्बैंड के ऊपर होते हैं, या तो हस्बैंड कैपेबल नहीं है बेबी के लिए, कंसीविंग के लिए, या फिर अदर कोई रीज़न है, तब भी एक वुमेन आराम से एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। उसके बाद द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज़ कैपेसिटी टू गिव, सबसे बड़ी बात है। अब कौन ले सकता है उसके बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन कौन दे सकता है अडॉप्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की 18 से 20 साल की उम्र है अब हम उसको अडॉप्ट कर लें, या फिर मैं चाहूँ कि मुझे कोई अडॉप्ट कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब हम ये देखते हैं, अगर पिता अपने किसी संतान को किसी को अडॉप्शन के लिए देना चाहता है तो माता जी का कंसेंट होना ज़रूरी है, मदर का कंसेंट होना ज़रूरी है। और मदर कब कर सकती है, पिता और माता का कंसेंट होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर
पिता की मृत्यु हो जाती है या फिर फादर डिस्क्वालीफाई हो जाता है भरण पोषण में, या कोई और उसमें इशू आ जाता है, तो माँ के पास राइट है कि वो अडॉप्शन के लिए बच्चे को दे सकती है। साथ ही साथ लीगल गार्जियन विथ कोर्ट परमिशन, यानी कि अगर माता पिता के द्वारा पहले ही यह निर्णय लिया गया है कि वो अडॉप्शन देंगे, तो लीगल जो गार्जियन है उनको कोर्ट की परमिशन लेके वो बच्चा जो है अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। तो ये हो गया है कि कौन जो है अडॉप्शन के लिए बच्चा दे सकता है। द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ कैपेसिटी टू गिव, उसके बाद देने की क्षमता होनी चाहिए, ये हमने समझ लिया है। उसके बाद द पर्सन अडॉप्टेड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टेड। सबसे पहली बात है कि कौन अडॉप्ट हो सकता है, उसकी कैपेसिटी होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इससे पहले रिपीट किया कि किसी की कोई भी एज में कोई अडॉप्ट नहीं हो सकता, यानी कि वो हिंदू होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहले से किसी ने अडॉप्ट कर लिया, अब फिर कोई और भी चला गया अडॉप्ट करने, ए ने अडॉप्ट कर रखा है और बी भी चला गया सेम बच्चे को अडॉप्ट करने, तो ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड हो जाएगा, ये अडॉप्शन शून्य हो जाएगा। और मैरिड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 15 साल से कम उम्र होना चाहिए जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि आप को कुछ कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, लाइक कि एक फीमेल जो है वो एक मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है, बट जो मेल अडॉप्ट्स अ फीमेल चाइल्ड की बात आती है तो अडॉप्टिव फादर मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर ओल्डर देन चाइल्ड। ये रूल है कि अगर आप एक आदमी को फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो 21 साल बड़ा होना चाहिए वो, बट एक फ़ीमेल के लिए अडॉप्टिव मदर मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर का जो डिफरेंस होना चाहिए एज में। बट फीमेल्स को आराम से अडॉप्शन मिल जाता है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ वैलिड अडॉप्शन की अगर हम बात कर लें तो अडॉप्टेड चाइल्ड डीम टू बी द चाइल्ड ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि वो एक्चुअल बच्चे की तरह ही माना जाएगा और ऑल राइट्स उसको मिलेंगे। नेचुरल फैमिली, जैसे मैंने बताया कि नेचुरली अगर हम किसी को बर्थ देते हैं जो भी राइट उसके रिजर्व रहते हैं एक बच्चे को जो मिलते हैं पेरेंट्स के द्वारा, वो अडॉप्टेड चाइल्ड को भी मिलेंगे। हिंदू लॉ में ऐसा ही होता है, मुस्लिम लॉ में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चाइल्ड गेट्स इनहेरिटेंस राइट्स इन अडॉप्टिव फैमिली, इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है आफ्टर 18, तो सारी चीज़ें उसको वही मिलती हैं जो एक नॉर्मल नेचुरली जो बच्चा जन्मा होता है उसको मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अडॉप्शन की बता दी। अगर इतना आप समझ गए हैं तो एग्ज़ाम में आप आराम से लिख पाएंगे। ये कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसको ना स्क्रीनशॉट लेके आपको सेक्शन मैंने इसमें मेंशन किए हैं कि कैपेसिटी टू मेल हिंदू टू अडॉप्ट सेक्शन 7 में मेंशन है, और इसके बाद जो अदर सेक्शन मैंने मेंशन किए हैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।